डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में, अगर हम उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं या फिर उन्हें इम्प्रॉपर तरीके से डील करते हैं, तो इस वजह से भी नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन होता है। इसमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपकी बुक में बताए हुए हैं। पहला है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, दूसरा है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, जैसा कि हमें पता है जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो फर्टाइल लेयर होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है और इसे फर्टाइल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जिस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कल्टीवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस, यानी कि ज़्यादा खेती बाड़ी करना उस ज़मीन पर, या फिर जो सिंचाई के तरीके वो अपनाता है खेती बाड़ी के, वो गलत हैं या फिर वीक हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार वो जो ज़मीन होती है वहाँ पर एरिड पेचेस पड़ जाते हैं, यानी कि दरारें आना, ड्राई, और धीरे धीरे यही एरिया टाइम के साथ डेजर्ट क्रिएट कर देता है, यानी कि एक तरीके से रेगिस्तान। इंटरनेशनली देखा गया है डेजर्टिफिकेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज। आजकल जो डेजर्टिफिकेशन है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, पार्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन। और इसकी एक वजह ये भी है, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे शहरीकरण होता चला जा रहा है, गांव शहर बनते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। अब डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए ग्रोथ फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, वहीं पर जो अमाउंट होता है पानी का वो भी हर क्रॉप्स को अलग चाहिए होता है। कई बार क्या करते हैं होता है कि सिंचाई के समय अगर पानी के निकलने का सही बंदोबस्त नहीं करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक फसल पानी में खड़ी रहती है। इसका क्या असर होता है कि मिट्टी की सरफेस पर साल्ट आ जाता है, और ये जो साल्ट है धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है लैंड सरफेस पर और रूट्स पर। समय के साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो साल्ट है ये फसल की ग्रोथ को खराब करता है, साथ ही साथ खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर है उसे भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैव कम इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति यानी कि फसल उगाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है उसे खाना मिल सके, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन, इस पर आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अंदर जो टर्म आ रही है वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो झूम कल्टीवेशन क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। स्लैश या फिर बर्न एग्रीकल्चर, इसमें होता क्या, फार्मर्स फॉरेस्ट का एक हिस्सा साफ करते हैं, जहाँ पर ट्रीज लगे होंगे उन्हें वो काटेंगे और जो बाकी के पार्ट्स होगा बचा हुआ प्लांट का उसको वो जला देते हैं। इस जले हुए हिस्से से जो राख मिलती है उसे वो खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उस जमीन को या तो वो फार्मिंग के लिए यूज करेगा या फिर कैटल ग्रेजिंग, अपने जानवरों को चराने के लिए। आफ्टर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के बाद वो उस जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देगा ताकि फिर से उसकी उपजाऊ क्षमता वापस आ सके। फार्मर यही स्टेप अब दूसरी जगह पर करेगा आसपास के एरिया में। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी के साथ साथ एक चीज देखने को मिल रही है कि जो फार्मर्स काफी लंबे समय तक अपनी जमीन को छोड़ता था ताकि वो फिर से रिकवर हो सके, अब उस पर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो कल्टीवेशन पर असर पड़ा है। बहुत जल्दी जल्दी वो उस जमीन को यूज करता है, उसका गलत असर पड़ता है, जमीन उपजाऊ नहीं रह पाती है और इसी की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आप जानते हैं, जब हम फॉरेस्ट को अनफॉरेस्टेड कर देते हैं, यानी कि उस जो जंगल वाला एरिया है वहाँ पर पेड़ को काट कर कोई और इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जा रहा है, वो डिफॉरेस्टेशन है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? सबसे बड़ा तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाएगी, बैलेंस करने के लिए प्लांट्स रहेंगे नहीं, और हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो रेनिंग में भी हेल्पफुल होते हैं, ब्रीथिंग के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज करेगी, इसकी वजह से हमारी
इकोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब होंगी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि बारिश, सॉइल इरोजन होगा, डेजर्टिफिकेशन कॉज होगा। नेक्स्ट हम आती है रिफॉरेस्टेशन। एक थी डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट थी रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में हम दोबारा से फॉरेस्ट बनाते हैं उसी जगह पर जिस पर किसी समय पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन अब वहां पर फॉरेस्ट नहीं है, तो उसी जगह पर हम फिर से अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करते हैं ताकि फिर से हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाए। रिफॉरेस्टेशन में अकर नेचुरली इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया। ऐसा भी हो सकता है रिफॉरेस्टेशन नेचुरली एक डिफॉरेस्टेड एरिया में अपने आप हो। However, we can speed it up by planting trees with due consideration to biodiversity that earlier existed in that area. इसी के साथ साथ हम रिफॉरेस्टेशन को स्पीड बढ़ा भी सकते हैं अगर हम उन जगहों पर खुद प्लांट लगाएंगे। तो यह रिफॉरेस्टेशन उसी एरिया में होगी जहां पर पहले कभी फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट है, हमने देखा बच्चे कुछ केस स्टडीज अभी तक हमने पढ़ी है, यहाँ पर भी एक केस स्टडी आती है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, कि किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कदम बढ़ाए थे और उन्हीं से रिगार्डिंग कुछ अवार्ड्स हैं या फिर मूवमेंट्स हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। पहला है अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये विश्नोई एक समुदाय था राजस्थान में, एक समुदाय था, खेजराली एक जगह का नाम है। वहां पर ये इस समुदाय के लोग खेजरी पेड़ों को पूजा करते थे, उनकी धार्मिक आस्था हुआ करती थी उस पेड़ से। लेकिन जो वहाँ के जमींदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने उन पेड़ों को काटना चाहा, तो अमृता देवी और उनका परिवार और उनके साथ साथ लगभग 360 से भी ज्यादा लोग एक साथ आए, इसका प्रोटेस्ट किया कि वो इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे क्योंकि उन पेड़ों से उनकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी। इस के दौरान काफी लोगों की जान भी गई, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। और ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर कि रूरल एरियाज में से दिया जाता है। उसके बाद चिपको मूवमेंट, जो चिपको आंदोलन है, उसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि गढ़वाल हिमालय में हुआ था 1974 में। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर्स जब हिमालयाज के पेड़ों को काटने आए थे तो वहाँ की जो लेडीज थी वो जाकर उन पेड़ों से लग गई और उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो पहले आपको हमें नुकसान पहुंचाना होगा। लोकल वुमेन्स ने बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई थी और उन्होंने वहाँ के ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर से। पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव क्लेम द चिपको मूवमेंट, और ये काफ़ी चला भी था, लोगों ने इससे अपनी बायोडाइवर्सिटी को, पेड़ों को बचाया था। इस तरह के एक्ट की वजह से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ये लोग आपस में साथ में मिलकर फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करती हैं और उन्हें मैनेज करती हैं। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटी गेट बेनिफिट्स ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और अपनी सर्विस के बदले जो लोग उन जंगलों की देखभाल कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उन्हें फॉरेस्ट से प्रोडक्ट में जैसे फ्रूट्स, गम्स, रबर, मेडिसिन लेते हैं। एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन अ सस्टेनेबल मैनर। इस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर यानी कि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए एज अ रिसोर्सेज ये मेंटेन रहे।